नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां एक और पूरा देश कोरोना जैसी भयानक बीमारी की चपेट में है और रोजाना यह भयानक बीमारी सैकड़ों हजारों लोगों को मौत की नींद सुला रही है, तो वहीं दूसरी ओर रुड़की के जबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक देशराज कर्णवाल सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, जहां दर्जनों लोगों की भीड़ लगाकर फीता काट रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो खबर ये आपको हम रुड़की से बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ जहां पे भयानक बीमारी की चपेट में पूरी दुनिया है, तो वहीं रोजाना यह भयानक बीमारी सैकड़ों हजारों लोगों की मौत को नींद सुला रही है। तो वहीं दूसरी ओर रुड़की के झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक देशराज कर्णवाल सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, जहां दर्जनों लोगों की भीड़ लगाकर वो फीता काट रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कोटाबाग के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 13 छात्राओं समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से कोटाबाग क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अब आपको बता दें कि यहां कुछ दिन पहले 4 शिक्षिकाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो वहीं शिक्षिकाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के 162 छात्राओं व शिक्षिकाओं के सैंपल लिए थे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद 13 छात्राओं सहित 2 शिक्षिकाओं सहित 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं इस पर कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी देवेश चौहान ने बताया कि सभी को होम आइसोलेट किया गया है। सीएससी कोटाबाग में डेली सैम्पलिंग हो रही है। अभी जीजीआईसी कोटाबाग में 4 टीचर पॉजिटिव आई थी, जिसमें 3 हल्द्वानी है, 1 काशीपुर है। तो प्रिंसिपल द्वारा हमें सूचना मिली कि ऐसे पॉजिटिव आए, फिर हमने स्कूल में जाके सैम्पलिंग की। 162 संख्या थी उस दिन, टीचर स्टाफ सब मिला के। तो जो 162 में से अभी 15 पॉजिटिव आए, 13 बच्चियाँ हैं, 2 टीचर हैं। सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। मेडिकल किट दे दी गई है, मेडिसिन किट दे दी गई है, स्वस्थ हैं सभी। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से फैलते संक्रमण के बीच ऋषिकेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की अजीबोगरीब स्थिति सामने आ रही है। दरअसल सरकारी अस्पताल के ओपीडी में सामान्य मरीज होने के बावजूद भी कोरोना मरीजों को भर्ती कर लिया गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में ओपीडी के साथ गर्भवती महिलाओं का प्रसव भी कराया जा रहा है। हालांकि आवश्यक परामर्श और दवा देकर भर्ती 12 सामान्य बीमारी वाले मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो खबर ये ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अजीबोगरीब स्थिति सामने आई है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल के ओपीडी में सामान्य मरीज होने के बावजूद भी कोरोना मरीजों को भर्ती कर लिया गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में ओपीडी के साथ गर्भवती महिलाओं का प्रसव भी कराया जा रहा है। हालांकि आवश्यक परामर्श और दवा देकर भर्ती 12 सामान्य बीमारी वाले मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वस्तुस्थिति सबको बहुत स्पष्ट है। कोरोना की ये महामारी जो पिछली बार जो हुआ था, उससे कई गुने रूप में प्रचंड रूप में सामने आई है और ये एक प्रकार का चैलेंज है हम सबके लिए, शासन, प्रशासन, चिकित्सकों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप लोगों, इन सबके लिए चैलेंज है और असंभव नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। जहाँ तक मेरा मानना है, इस समय वस्तुस्थिति बहुत ख़राब है। सब तरफ प्रशासन और चिकित्सकों को सबको मिलकर काम करना होगा। अगर चिकित्सक और फ्रंटलाइन कर्मचारी सुरक्षित हैं, सभी कोरोना से संक्रमित लोगों की मौतों से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं उत्तराखंड सहायक क्रीड़ा निदेशक कृष्ण कुमार का भी कोरोना से निधन हो गया। वो 56 साल के थे। 3 दिन पहले कृष्ण कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद वो ऋषिकेश स्थित घर पर आइसोलेट थे, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें देहरादून के हिमालयन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि साल 2016 से
कृष्ण कुमार टिहरी के जिला क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नरेंद्र नगर में तैनात थे। वहीं साल 2020 में उनकी पदोन्नति सहायक क्रीड़ा निदेशक खेल निदेशालय देहरादून में हो गई, लेकिन टिहरी क्रीड़ा अधिकारी का चार्ज भी उनके पास रखा गया। उनके निधन का समाचार सुनते ही खेल प्रेमियों व क्षेत्रवासियों में शोक व्याप्त हो गया है। तो खबर हम आपको नरेंद्र नगर से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सहायक क्रीड़ा निदेशक कृष्ण कुमार का कोरोना से निधन हो गया है और वो 56 साल के थे। वहीं 3 दिन पहले कृष्ण कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद वो ऋषिकेश स्थित घर पर आइसोलेट थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें देहरादून के हिमालय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि साल 2016 से कृष्ण कुमार टिहरी के जिला क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नरेंद्र नगर में तैनात थे और साल 2020 में उनकी पदोन्नति सहायक क्रीड़ा निदेशक खेल निदेशालय देहरादून में हो गई थी, लेकिन टिहरी क्रीड़ा अधिकारी का चार्ज भी उनके पास रखा गया था। रुक करते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी सहित पूरे उत्तराखंड में कोविड का संक्रमण लगातार बिगड़ता जा रहा है। शहर के अधिकतर निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और ना बिगड़े, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम को कोविड अस्पताल बना दिया है। वहीं एसडीएम विवेक राय ने बताया कि कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मिनी स्टेडियम में 200 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 75 बेडों को ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा गया है। जरूरत पड़ने पर अन्य बेडों को भी ऑक्सीजन युक्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर मिनी स्टेडियम को मरीजों के लिए संचालित किया जाएगा। तो जिस तरह से लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अब अस्पतालों में बेड की कमी होती जा रही है। तो वहीं एक अच्छी खबर यह सामने आई है कि मिनी स्टेडियम को अस्पताल बना दिया गया है। वहीं 200 बेड का अस्पताल ये बनाया गया है, जिसमें 75 बेडों को ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा गया है। साथ ही आपको बता दें कि मिनी स्टेडियम को मरीजों के लिए आगे आवश्यकता पड़ने पर संचालित भी किया जाएगा। हम लोग जो है भविष्य में आने वाली जो स्थितियां हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो हम मिनी स्टेडियम में मरीजों को रखने की स्थिति में हैं। सीसीसी के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास हैं, जो ऐसा संयंत्र है कि खुद ही जो है वो ऑक्सीजन जनरेट कर लेता है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम जो है कुछ ऐसे बेड्स तैयार कर रहे हैं जो ऑक्सीजन युक्त हो। पाइपलाइनें बिछ रही हैं। जैसी राजधानी देहरादून में लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। देहरादून में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में यहां आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आरटीपीसीआर की टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अब प्रतिदिन 10,000 आरटीपीसीआर के टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लैब को टेस्टिंग करने की अनुमति दी गई है और लैबों की संख्या भी बढ़ाई गई है। लोगों की सहूलियत को देखते हुए जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण कम करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। तो खबर ये देहरादून से, जहां आरटीपीसीआर की टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब टेस्टिंग को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अब प्रतिदिन 10,000 आरटीपीसीआर के टेस्ट किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लैब को टेस्टिंग करने की अनुमति दी गई है और लैबों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। एक और धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए सख्त हिदायत दी है, लेकिन वही कोरोना गाइडलाइन को ठेंगा दिखाते हुए शराब की दुकानें खोली गई। दुकान खोलकर जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि प्रदेश में 2 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी है। बावजूद इसके शराब की दुकानें खुली हैं। तो खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के मामले एक तरफ जहां लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए सख्त हिदायत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना गाइडलाइन को शराब की दुकानें ठेंगा दिखाती हुई नजर आई। दरअसल दुकान खोलकर जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, जबकि प्रदेश में 2 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी है। इसके बावजूद भी शराब की दुकानें खुली हुई हैं।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इंतजार। तो इंतजार से क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो मामला है ये उत्तराखंड के हरिद्वार का मामला है, जहां एक तरफ जो सरकार है गाइडलाइन जारी की हुई है, आदेश जारी किया हुआ है कि 2 बजे तक जो दुकानें हैं सभी दुकानें खोली जाएंगी और जो भी जरूरत के सामान की दुकानें हैं उसके बाद उन्हीं को खोलने के आदेश है। लेकिन जो शराब की दुकानें हैं जो 2 बजे के बाद भी बराबर खोली जा रही हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रावधान इनके पास है, ना ही कोई इस तरह का आदेश इनके पास है कि दुकान को खोला जाना है। इसी संबंध में जब हमारे द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार से वार्ता की गई थी तो उन्होंने बताया कि जो शराब की दुकान है उन्हें भी 2 बजे तक ही खोला जाएगा, इसके बाद 2 बजे के बाद उन्हें खोलने का भी आदेश नहीं है। लेकिन जो शराब बेचने वाले जो ठेका धारक है, जो स्वामी है दुकानों के, उन्होंने बताया कि हमारे पास दुकानें बंद करने के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं है, तो दुकानें बराबर खुली रहेंगी और दुकानें खुली भी रही। और मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों को बराबर इस मामले में जो संज्ञान में मामला डाला गया और सूचनाएं दी गई, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई इन शराब की दुकानों पर नहीं हो पाई है। तो अपने आप में बड़ा सवाल है और जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी है उनको एक तरह से कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन भी होता रहा और इन दुकानों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जी, लेकिन जिस तरह से लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर धज्जियां भिड़वाते दिखे, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन भी सड़कों पर मुस्तैद था, तो क्या उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा मानना तो यह है कि जो पुलिस प्रशासन भी यदि अगर सड़कों पर मौजूद है तो केवल आम आदमी को सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाने के लिए मौजूद है, क्योंकि हर एक पुलिस स्टेशन के आसपास ही जो शराब की दुकानें खोली गई हैं, लेकिन शायद ही किसी अधिकारी ने इनके ऊपर ध्यान दिया होगा। और आम आदमी यदि किसी बिना मास्क के या अन्य किसी परिस्थिति में दिखाई देता है तो उसकी तुरंत चालान कर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इतनी बार अधिकारियों को इसके बारे में मामला संज्ञान में लाया गया, सूचनाएं दी गई, लेकिन इन शराब की दुकानों पर 2 बजे के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये बराबर रात के 10 बजे तक दुकानें खुली रही। और आज भी ये दुकानें बराबर 2 बजे के बाद लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रही है और बराबर खोली जा रही है। जी, तो क्या इंतजार दिया अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है या फिर ये अभी भी इसी तरह से खुली हुई है दुकानें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी तक की जो कार्रवाई है, कार्रवाई का सिलसिला यहाँ शुरू नहीं हुआ है और जो शराब की दुकान है वो बराबर बेखौफ होकर खोली जा रही है। जैसे कि जो कोरोना गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस शायद इन शराब के ठेकों पर लागू नहीं होती है और इनके ऊपर जो भीड़ होती है, जब लोग शराब खरीदने के लिए इन पर पहुंचते हैं, जो भीड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो खुलेआम उल्लंघन होता है, तो शायद इन शराब के ठेकों पर शायद कोरोना का जो मामला है वो भी शायद कोरोना भी इन पर नहीं फैलता होगा। तो इसी कारण शायद ही अधिकारियों ने इनके ऊपर ध्यान दिया है और इतनी सूचना मिलने के बाद ही जो प्रशासनिक अधिकारी आखिर क्यों मौन हुए, क्या कारण रहा, कहना मुश्किल है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई इन शराब की दुकानों पर नहीं हो पाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे थे, जहां पर लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि प्रदेश में 2 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी था। इसके बावजूद भी शराब की दुकानें खुली नजर आई हैं। वहीं रुड़की में आबकारी विभाग के कार्यालय के पीछे सीज की हुई गाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बहुमुश्किल से आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा शराब की गाड़ियों को सीज करके गोदाम के पीछे स्थित तहसील परिसर में खड़ा किया गया है और अचानक गाड़ियों में आग लग गई। धुआं निकलता देख आबकारी विभाग के कर्मियों और तहसील कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये खबर हम आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जो गाड़ियां सीज की जाती हैं उनके गोदाम में आग लग गई है। बता दें आबकारी विभाग द्वारा शराब, वहीं इस मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तहसील में इनको कई बार पत्राचार किया गया है कि अपने वाहनों को आप यहाँ से अन्यत्र कहीं स्थानांतरित कर लें,
लेकिन इनके यहीं पर पड़े हुए थे वाहन ये, और इनमें ही अब ये सेल्फ कंबस्टन से प्राइमरी फेसी यही लग रहा है कि सेल्फ कंबस्टन। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण पर लापरवाही का आरोप लगाकर कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में लगातार बिगड़ते हालात पर कांग्रेस नेता सुमित्र देश का कहना है कि कोरोना का दूसरा चरण बेहद ही खतरनाक है, लेकिन ना ही केंद्र सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और ना ही राज्य की बीजेपी सरकार ने लिया है। आपको बता दें कि सुमित्र हृदयेश ने कहा है कि कोरोना का सबसे ज्यादा शिकार युवा पीढ़ी हो रही है। जहां एक और अन्य राज्यों में हुए चुनावों में केंद्र सरकार के द्वारा कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड में हुए महाकुंभ में भी कोरोना गाइडलाइन को सही से लागू नहीं किया गया, जिसका नतीजा हम सबको देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से ये दूसरी वेव कोरोना की आई है, जो वायरस ने परिवर्तन लिया है, म्यूटेशन लिया है, और जिस प्रकार से ये वायरस इस बारी नौजवानों को, बच्चों को पे असर कर रहा है, तो एक कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम या अर्ली वार्निंग सरकार द्वारा कतई नहीं दी गई। सरकार केवल चुनाव लड़ने और लड़ाने में व्यस्त रही। आप बंगाल में रैलियाँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ देख के प्रधानमंत्री जी वाहवाही कर रहे थे कि इतनी बड़ी रैली उन्होंने जीवन में नहीं देखी, और जिस दिन वो ये बात कह रहे थे उसी दिन भारत में 2 लाख से ज़्यादा केस प्रतिदिन आने लग गए थे। अब 3 लाख पार हो चुके हैं और स्थिति बहुत ही डरावनी हो चुकी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। रेमडेसिविर जो एक जो लाइफ सेविंग एक ड्रग है, जो जान बचा सकता है, वो ड्रग की बहुत शॉर्टेज है। काला बाजारी चरम पर है। ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर से लेके, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके अन्य जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, वो 500-600 गुना ज़्यादा दाम में मार्केट में मिल रही है। अगर कोई गरीब आदमी इंजेक्शन लगवाना चाहे तो 2-2.5 लाख रुपए का उसे इंतजाम कराना पड़ेगा। आप खुद बताइए कहाँ से लाएंगे लोग 2-2.5। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महक सिंह सैनी के कैंप कार्यालय पर प्रेस को दिए बयान में महक सिंह सैनी एडवोकेट ने कहा कि देश इस समय कोरोना की भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहा है और उत्तराखंड में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ रहा है, जहां चिकित्सा द्वारा उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है, जो संवेदनहीन व्यवस्था का प्रतीक है। धन के अभाव में लोग तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सभी को उचित एवं पर्याप्त इलाज मिले तथा लोगों में भय का माहौल को समाप्त किया जाए। साथ ही समाज सेवी संस्थाओं एवं नागरिकों को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। तो ये खबर हम आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां पर आप प्रदेश प्रवक्ता ने कोरोना को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने बयान में कहा कि देश इस समय कोरोना की भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहा है और उत्तराखंड में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ रहा है, जहां चिकित्सा द्वारा उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है, जो संवेदनहीन व्यवस्था का प्रतीक है। धन के अभाव में लोग तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सभी को उचित एवं पर्याप्त इलाज मिले, साथ ही लोगों में भय के माहौल को समाप्त किया जाए। समाज सेवी संस्थाओं एवं नागरिकों को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जाना चाहिए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सिर्फ इसलिए किया गया है कि लोगों के अंदर जो डर का माहौल है वो दूर हो। हम लोग जो उसमें प्रयास कर सकते हैं वो हम तन मन धन से प्रयास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की जो इस समय जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम ये चाहते हैं आईएमए भी और जनता भी दोनों मिलकर कहीं ना कहीं जो चिकित्सकों का व्यवहार है उसके प्रति जो लोगों के अंदर धारणाएं बनती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें, जिससे लोगों के अंदर एक भय का माहौल समाप्त हो और लोगों को इस सब लोगों का इलाज करते हैं, उनके इलाज से लोग ठीक होते हैं। आप भयमुक्त होकर उन लोगों से इलाज लें और यदि आपको कोई परेशानी होती है और आपको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है तो सरकार की जो एजेंसीज हैं उनके जो नंबर है आप उनको कॉल करें। इसके बाद अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहता हूं। आप लोग हमें बताएं, हमारी पूरी टीम वहां आपकी सहायता के लिए पहुंचेगी और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसको हम पूरी कराएंगे। और आपको फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।